पिछले लगभग 9 महीने से इंटरनेट पर एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर सुनीता विलियम्स धरती पर कब आएंगी। आखिरकार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर यह लंबा इंतजार खत्म हुआ और फाइनली सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस आ गए। इनका आना यकीनन हर किसी के लिए गर्व और खुशी की बात है, मगर सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर 8 दिन का एक मिशन 9 महीनों में कैसे बदल गया और कैसे ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंस गए। क्या उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई गंभीर खराबी आ गई थी या बात कुछ और थी। मगर एक सवाल ये भी है कि उन्होंने कैसे इतने महीने अंतरिक्ष में गुजारे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 19 मार्च सुबह 3:27 पर एक लंबा इंतजार खत्म हुआ और फाइनली सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस आ गए। मगर सवाल ये है कि आखिर ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंसे कैसे। ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लौटना होगा, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत हुई थी जून 2024 में। दरअसल जून 2024 में बोइंग कंपनी अपना एक स्पेसक्राफ्ट टेस्ट करना चाहती थी और उसके लिए भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को चुना गया। अगर बोइंग कंपनी की बात की जाए तो यह एक अमेरिकी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो अक्सर ही स्पेस के फील्ड में नए नए प्रयोग करती रहती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एयरप्लेन हो या सैटेलाइट, रॉकेट और मिलिट्री इक्विपमेंट जैसी चीजें ये सभी को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है और फिर टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सरकार को सेल कर देती है। वैसे तो यह एक प्राइवेट कंपनी है, मगर अमेरिकी सरकार के साथ इसके बहुत घनिष्ठ संबंध है, जिसकी वजह से सरकार इसे न केवल सपोर्ट करती है बल्कि नासा और यूएस मिलिट्री अपने ज्यादातर एयरक्राफ्ट के ठेके बोइंग कंपनी को ही देते हैं, क्योंकि इनकी सर्विसेज कमाल की होती हैं। साथ ही सरकार को इन पर यकीन भी है। मगर पिछले कुछ दिनों से बोइंग कंपनी की इमेज को धक्का लग रहा है, क्योंकि इनका बिजनेस धीरे धीरे खिसक कर दूसरी कंपनियों के हाथों में जा रहा है, या फिर यूं कहें कि बोइंग कंपनी का प्रॉफिट एक दूसरी कंपनी चुरा रही है, जिसका नाम है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स, जी हाँ, आपने सही सुना, वही कंपनी जिसके ऑनर हैं एलन मस्क। एलन मस्क यानी जिन्हें आजकल डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड कहा जाता है, जिन्हें बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस तक को प्रमोशन का अड्डा बना दिया था। आपने सुना तो होगा कि पिछले दिनों एलन मस्क की टेस्ला को कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गए थे, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप उनकी कार का प्रचार करने निकल पड़े थे। खैर, वह तो एक अलग बात है। फिलहाल हम स्पेसएक्स पर लौटते हैं। दरअसल एलन मस्क की यह स्पेस कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इनोवेट कर रही है कि इससे बाकी कंपनियों का बिजनेस खतरे में आ गया है, जिनमें से बोइंग कंपनी भी एक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पहले नासा के लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी को मिला करते थे, अब उनमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स की झोली में गिर रही हैं। यही वजह है कि बोइंग कंपनी टेंशन में थी और उसने अपना फोकस स्पेस टेक्नोलॉजी पर लगा दिया था। पिछले सालों से बोइंग लगातार ऐसे स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रही है जो स्पेसएक्स को टक्कर दे पाए और अपने बिजनेस को वापस छीन सके। ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट है बोइंग का स्टारलाइनर। स्टारलाइनर की बात की जाए तो इसे आप स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से कंपेयर कर सकते हैं। स्टारलाइनर को क्रूड मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रूड मिशन यानी ऐसे स्पेस मिशन जिनमें इंसान शामिल होते हैं। असल में इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी तय करने वाले थे। एक्चुअल में इसे नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था, क्योंकि नासा ऐसे स्पेसक्राफ्ट की खोज में था जो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सक्सेसफुली ले जाए। जैसे ही बोइंग ने यह प्रोजेक्ट सामने रखा तो हर कोई इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि सुनने में यह बहुत एडवांस, यूनिक और मॉडर्न लग रहा था, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए ज्यादातर सिस्टम ऑटोमेटिक थे। यही नहीं, इसमें हर वो चीज मौजूद थी जिसकी जरूरत एस्ट्रोनॉट को पड़ सकती थी। साथ ही मैनुअल कंट्रोलिंग का भी ऑप्शन रखा गया था, ताकि सारी चीजों को मशीनों पर ना छोड़ा जाए और जरूरत आने पर चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। इसमें काफी अच्छे सेफ्टी मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है। इसकी बस टेस्टिंग की जानी बाकी थी और टेस्टिंग करने के लिए ही स्टारलाइनर को ऑफिशियली लॉन्च किया जाना था। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बोइंग और नासा के इंजीनियर्स ने एक बार फिर स्पेसक्राफ्ट के परफॉर्मेंस, सेफ्टी फीचर्स और डॉकिंग प्रोसीजर को अच्छे से टेस्ट किया। हालांकि इसकी टेस्टिंग पहले भी हो चुकी थी, मगर इस बार इसमें कुछ और सुधार किए गए थे। फाइनली टेस्टिंग फेज कंप्लीट हुआ और इसके बाद उसके डॉकिंग प्रोसीजर को स्टार्ट किया गया। डॉकिंग पूरी तरह से सफल रहा। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि यह डॉकिंग प्रोसेस आखिर होता क्या है।
डॉकिंग का मतलब होता है किसी स्पेसक्राफ्ट का स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होना। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक पार्किंग लॉट की तरह समझ सकते हैं जहां मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट पार्क किए जा सकते हैं और इसी प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। डॉकिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, मगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने के तुरंत बाद ही स्टारलाइनर में कुछ दिक्कतें आने लगी, क्योंकि इसके पहुंचते ही इसके थ्रस्टर्स माल फंक्शन करने लगे। थ्रस्टर माल फंक्शन का सीधा सा मतलब था कि अब इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर वापस नहीं लौटा जा सकता, क्योंकि थ्रस्टर्स एक स्पेसक्राफ्ट के पहियों की तरह होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट के पिछले हिस्से में लगे होते हैं और वहां से एनर्जी रिलीज की जाती है जिससे यह आगे बढ़ता है। यह कैसे काम करते हैं इसे समझने के लिए आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब एक स्पेसक्राफ्ट फ्यूल बर्न करके अपने थ्रस्टर्स से एनर्जी रिलीज करता है तो एनर्जी के कण स्पेसक्राफ्ट को आगे की ओर धक्का देते हैं जिससे यह तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर थ्रस्टर्स ही खराब हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट का चलना इम्पॉसिबल है, और स्टारलाइनर में कुछ ऐसा ही हुआ। इसके थ्रस्टर्स खराब हो गए थे। वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि अब इसके जरिए धरती पर वापस नहीं आया जा सकता, मगर सवाल तो ये था कि फिर उन एस्ट्रोनॉट्स का क्या होगा जो इसके जरिए स्पेस में गए थे। वे इसके बारे में सोच पाते उससे पहले ही एक दूसरी समस्या उनके सामने आ गई, क्योंकि थ्रस्टर्स ही नहीं बल्कि इसका प्रोपल्शन भी डैमेज हो चुका था। एक्चुअल में इसके प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम लीक्स पाए गए, यानी केवल थ्रस्टर्स ही नहीं बल्कि प्रोपल्शन सिस्टम भी गड़बड़ा गया था। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि इससे स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। यानी कि अब स्टारलाइनर की दो बड़ी कमियां सबके सामने थी। हालांकि इसके अलावा और भी छोटी छोटी कमियां इसमें मौजूद थी, जिसकी वजह से नासा और बोइंग दोनों ने ही एस्ट्रोनॉट्स के रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया। यही वजह थी कि यह मिशन जो 8 दिन का होने वाला था उसका समय बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे हफ्ते भी बीत गए, मगर ना तो स्पेसक्राफ्ट की हालत सुधरी और न ही एस्ट्रोनॉट्स वापस आ सके। दिन गुजर रहे थे, मगर एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही स्टारलाइनर मिशन के अनसक्सेसफुल होने के अलावा पिछले कुछ महीनों में बोइंग के कई एयरलाइन एयरप्लेन भी क्रैश हुए थे, जिसकी वजह से बोइंग की रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी थी, जिससे पहले से खराब हो चुकी बोइंग की रेपुटेशन को और बड़ा धक्का लगा। हालांकि नासा और बोइंग लगातार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि स्पेसक्राफ्ट की छोटी सी भी गड़बड़ी एस्ट्रोनॉट्स की जान पर भारी पड़ सकती है। वैसे इसका पूरा क्रेडिट कंपनी की मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को जाता है, जिससे न केवल जनता बल्कि सरकार भी नाराज थी। कोई भी बोइंग पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह तो हुई कंपनी की बात, मगर इसमें उन एस्ट्रोनॉट्स का क्या कसूर था जो वहां फंस गए थे? क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के खतरनाक प्रभाव होते हैं। वैसे तो अंतरिक्ष में रहना सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, मगर इससे एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है यह आप सोच भी नहीं सकते। तभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर 6 महीने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को बदल दिया जाता है। हमें पता है कि आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि स्पेस में रहने से आखिर ऐसा क्या हो जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रिकमेंडेड टाइम से अधिक समय बिताता है तो उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके मसल्स मास में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, यानी इंसान की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और उसकी ताकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है, यानी कि उनकी हड्डियां धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं, जिससे धरती पर लौटने के बाद उन्हें दौड़ना तो दूर चलने में भी दिक्कत होती है। यही नहीं, अगर बोन डेंसिटी अत्यधिक कम हो जाए तो धरती की ग्रेविटी में खड़े होते ही एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां तक टूट सकती हैं, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। और केवल हड्डियों की मजबूती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रहने से एस्ट्रोनॉट्स का दिल भी कमजोर होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में रहते हुए दिल को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आता है तो उसका दिल अचानक से तेज धड़कने लगता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। महीनों तक अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों पर दिमाग एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डालता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। फिलहाल सुनीता विलियम्स को धरती पर लौटे ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके प्रभाव हमें बाद में देखने को मिलेंगे। वैसे अगर उनकी री एंट्री की बात की जाए तो लगभग 9 महीनों के बाद 18 मार्च 2025 को वे फाइनली धरती के लिए रवाना हुए। लेकिन विडंबना देखो, बोइंग जिस कंपनी से प्रतिस्पर्धा कर रही थी, आखिर में उसी कंपनी की हेल्प इन एस्ट्रोनॉट को वापस लाने में लेनी पड़ी,
जी हाँ, आप सही समझे, स्पेसएक्स के जरिए ही उन्हें धरती पर लाया गया, क्योंकि बोइंग पहले ही अपनी हाथ खड़े कर चुकी थी कि एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना उसके बस में नहीं रहा। इसलिए एलन मस्क की स्पेसएक्स ने मोर्चा संभाला। स्पेसएक्स पहले भी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा चुकी है और आज भी उनके स्पेसक्राफ्ट का यूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अपने ग्रेट एक्सपीरियंस के कारण नासा और अमेरिकी सरकार ने यह मिशन स्पेसएक्स को सौंप दिया। फाइनली फ्रीडम नाम के स्पेसक्राफ्ट के जरिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाया गया और फिर हुई धरती पर उनकी स्प्लैश डाउन लैंडिंग। अगर स्प्लैश डाउन लैंडिंग की बात करें तो ये पानी में लैंडिंग होती है। एक्चुअल में पहले के स्पेसक्राफ्ट रनवे पर लैंड हुआ करते थे, लेकिन बाद में इंजीनियर्स ने यह खोजा कि पानी में उतरना ज्यादा आसान और सुरक्षित है। इसमें जैसे ही स्पेसक्राफ्ट एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है, उसके पैराशूट खुल जाते हैं। ये पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करते हैं ताकि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। लैंडिंग के बाद यूएस नेवी ऑफिसर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालते हैं और उन्हें सुरक्षित जमीन तक लाते हैं। सुनीता विलियम्स के मामले में भी ऐसा ही हुआ। अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आए हैं। साथ ही वे रिसर्च डेटा भी साथ लाए हैं जो उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए कलेक्ट किया था। फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर में रखा जाएगा ताकि उनकी सेहत को वापस सामान्य किया जा सके। वैसे हमें पता है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये लोग तो 8 दिन के लिए गए थे, तो इन्होंने 9 महीने वहां सरवाइव कैसे किया, इन्होंने क्या खाया और क्या पिया। आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आए दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से तस्वीरें आती रहती थी जिनमें उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े होते रहते थे। एक्चुअल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता ने फ्रोजन फूड का सहारा लिया था, क्योंकि ताजा फूड तो 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गया था। बोइंग स्टारलाइनर मिशन एक्सपर्ट्स एंड पिछले साल नवंबर में पब्लिश्ड न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट से पता चला था कि एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के दौरान फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नसीब नहीं होती। इसलिए इन दोनों ने भी पाउडर्ड मिल्क, पिज्जा, रोस्टेड चिकन एंड श्रिम्प कॉकटेल खाकर खुद को जीवित रखा। साथ ही मीट एंड एग्स को धरती पर पकाकर भेजा जाता था, जिन्हें एक स्पेशल प्रोसीजर से हाइड्रेट करना पड़ता था। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी के लिए उनके यूरिन एंड स्वेट को रिसाइकल करके ही ताजा पानी बनाया जाता था। वैसे उनके खाने पीने की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सुनीता विलियम्स का वजन काफी ज्यादा कम हो गया है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे, स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वजन में कोई भी कमी आईएसएस में खाने की कमी के कारण नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर एक्सटेंडेड मिशन के बावजूद फिक्स्ड मील्स मौजूद था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह मिशन सफल रहा और उन्होंने वहां क्या क्या एक्सप्लोर किया होगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।